इतिहास की किताबों में बहुत भार होता है। शायद इसलिए ही कई ऐसी कहानियां होती हैं जो दब जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे आज हमारे टेबल पर इतनी किताबें क्यों रखी हुई हैं। दरअसल ये जो इतिहास की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, इसके नीचे एक साम्राज्य की कहानी दबी हुई है जिस पर कभी भी अंग्रेज कब्जा ही नहीं कर पाए। हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत जैसे देशों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज कभी भी नेपाल जैसे छोटे देश पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए, और हम आपको इन तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। ब्रिटिश साम्राज्य मानव इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच स्थापित और निस्तार हुआ ये साम्राज्य एक सदी से भी अधिक समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। साल 1913 तक लगभग दुनिया के 23% आबादी पर और 1920 तक पृथ्वी के 24% जमीन पर उनका कब्जा था। अगर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ लगभग सभी देशों पर उनका दबदबा रहा। अब चाहे वो इंडिया हो या फिर म्यांमार, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान, इन सभी छोटे बड़े देशों पर कभी ना कभी अंग्रेजों का कब्जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जिस पर कभी भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा ही नहीं किया, और वो है नेपाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने कभी भी इतने छोटे साम्राज्य को कब्जे में नहीं लिया। ये बात सोचने वाली है कि जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली राज्य जैसे मराठा और सिख अंग्रेजों की सेना के ताकत के सामने खड़े नहीं हो पाए, वहां नेपाल जैसा छोटा साम्राज्य आखिर कैसे अंग्रेजों के सामने जीवित रह पाया। नेपाली राष्ट्रवादियों का यह मानना है कि अंग्रेज कभी भी खुले युद्ध में नेपालियों को हरा ही नहीं सकते थे और इसलिए वो वहां राज ही नहीं कर पाए। लेकिन इतिहास कुछ और ही बयां करता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी के अंत में, जब नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में नेपाल का एकीकरण किया और नेपाल का साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किंगडम ऑफ नेपाल को गोरखा किंगडम भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज भारत में साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हो चुके थे। इसलिए नेपाल को अंग्रेजों द्वारा क्यों छोड़ा गया, वो जानने से पहले हमें अंग्रेजों का नेचर समझना होगा। ब्रिटिश शासन की प्रकृति। ब्रिटिश शासन में दो तरह के प्रदेश हुआ करते थे। पहला वो प्रदेश जिन पर अंग्रेज सीधे शासन किया करते थे, जैसे बंगाल, और दूसरे वो रियासतें जिन पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य तो हुआ करता था लेकिन उनको वहां के मूल शासक ही नियंत्रित करते थे, जैसे राजपुताना क्षेत्र। जब अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो वो अपने साथ संप्रभुता के यूरोपीय अवधारणा को भी लेकर आए। अंग्रेज मानते थे कि किसी भी राष्ट्र को या फिर राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए उसके पास उचित राजनीतिक सीमा का होना बहुत जरूरी है, जो वहां के प्रदेशों को विभाजित करती हो। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में नेपाल में शासन कर रहे गोरखाओं के लिए ये एक अनजान धारणा थी। उनके लिए सीमाएं महज कहने भर की हुआ करती थी कि ये हमारा साम्राज्य है और ये हमारा राज्य है तो ये आपका राज्य है। उनका अस्तित्व कहीं दिखता नहीं था। और आगे चलकर जब एंग्लो नेपाल वॉर हुआ तो ये इशू वॉर का एक कारण बन गया। अब आप सोचेंगे कि क्यों हुआ ये वॉर और इस युद्ध से अंग्रेजों और नेपालियों में क्या रिश्ते बने, ये हम आपको बताएंगे। एंग्लो नेपाल वॉर। जैसा कि हमने बताया कि बॉर्डर डिस्प्यूट इस युद्ध का एक कारण था, जहां दोनों ही साम्राज्य लगातार विस्तार कर रहे थे। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था तिब्बत के साथ व्यापार। अंग्रेजों का कहना था कि उन्हें तिब्बत के साथ प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने दिया जाए, यानी कि इसमें नेपाल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन गोरखाओं का कहना था कि अगर व्यापार हमारे साम्राज्य से होता है तो उसमें हम भी हिस्सेदारी होंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक सुरक्षा, क्योंकि जहां अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिख और मराठा साम्राज्य तैयार थे तो वहीं अगर वो गोरखाओं से भिड़ जाते तो वो मारे जाते। इसलिए अंग्रेज जल्द से जल्द नेपाल फ्रंट को शांत करना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों के बीच दोनों पक्षों के बीच 1814 में युद्ध शुरू हुआ, जो कि 1816 तक चला। इस युद्ध में गोरखाओं को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद इन दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। इस ट्रीटी ने नेपाल की सीमाओं को स्थापित किया और इस वजह से नेपाल का 1/3 हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया। इसमें अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश थे आज के उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल रीजन और दूसरा था सिक्किम। इन दोनों ही प्रदेशों के हाथ में आते ही अंग्रेजों के लिए तिब्बत के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो गया। ऐसे में आने वाले 3 दशकों तक दोनों के बीच शांति बनी रही, लेकिन अभी भी दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरीके से परिभाषित नहीं थे। इन 30 सालों में नेपाली कोर्ट और काठमांडू में रह रहे ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच लगातार राजनीति चलती रही। कोर्ट की नोबैलिटीज 2 हिस्सों में बट गई। एक साइड का कहना था कि अंग्रेजों को सहयोगी बना लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ का कहना था कि अंग्रेजों के खिलाफ सीधा युद्ध किया जाए।
और हाथ से निकली हुई जमीनों को भी वापस ले लिया जाए। लेकिन उस समय के सबसे प्रभावशाली मंत्री ने दोनों ही ऑप्शन को दूर रखा और उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम किया और वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। 1846 तक यह सिलसिला चलता रहा, जब नेपाल के इतिहास में एक जरूरी हिस्सा शुरू हुआ। 1846 में नेपाल के साम्राज्य पर राणा राजवंश सत्ता में आई, जिसके बाद राणा राजवंश ने नेपाल में समग्र व्यवस्था लागू की और उनके खिलाफ कोई भी बोलता था तो उसे खत्म कर दिया जाता था और पूरी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली। राणा राजवंश ने सबसे ज्यादा ध्यान अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दिया। भारत में 1853 में पहली बार जब रेलवे आई तो उसके लिए लकड़ियां नेपाल से ही लाई जाती थी, जिससे नेपाल के उद्योग को बहुत फायदा हुआ और वहां के उद्योग फलने फूलने लगे। लगभग 100 साल तक चले राणा साम्राज्य ने नेपाल के अंग्रेजों के रिश्ते की काया पलट करके रख दी। दोनों के बीच अब गठबंधन होने वाला था और यही एक कारण था कि नेपाल के ऊपर अंग्रेजों ने कभी भी राज ही नहीं किया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राणा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच संबंध कैसे स्थापित हुए। इसका पहला कारण यह था कि राणा वंश मूल रूप से नेपाल का था ही नहीं, जिसके कारण उन्हें नेपाल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों की मदद की जरूरत पड़ती, जिसके बाद उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आई 1857 के भारतीय विद्रोह में। सन 1816 में हुए ब्रिटिश एंग्लो वॉर में अंग्रेज इतना तो समझ गए थे कि गोरखा बहुत पावरफुल होते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों ने गोरखा कमांडर्स को अपनी आर्मी में रखना शुरू किया और अंग्रेजों की मदद के लिए गोरखा कमांडर्स देने वाले नेपाली राजा जंग बहादुर को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ से नवाजा गया। यानी अब वो एक तरह से अंग्रेजों के वफादार भी बन चुके थे और इसके लिए नेपाली फौज ने अंग्रेजों की मदद लखनऊ पर कब्जा करने के लिए की और मौलवी अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी थे जो अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग को तैयार थे, जैसे नाना साहेब और बेगम हजरत। ये सभी नेता नेपाल के सीमाओं पर पहुंच गए और उन्होंने नेपाल के राजा से मदद मांगी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में वो उनका साथ दे। और इस बीच 1989 में जंग बहादुर ने धोखे से नेपाल की सीमाओं पर खड़े सभी नेताओं को मार डाला। इस पर नेपाली राजाओं को अंग्रेजों ने खूब पैसा दिया, जमीन दी, लेकिन जंग बहादुर को इससे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर आज तक ये नहीं कह रहा था कि नेपाल आजाद है। अब इस कहानी में एक मोड़ ये है कि अगर नेपाल आज तक अंग्रेजों के कब्जे में आया ही नहीं था तो फिर जंग बहादुर को किस तरह की आजादी चाहिए थी। इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर ब्रिटेन नेपाल को किस नजरिए से देखता था। ब्रिटेन ने कभी भी नेपाल को एक इंडिपेंडेंट रूप से देखा ही नहीं और इसलिए अंग्रेजों ने नेपाल के विदेशी कार्य उनके हाथ में रहने ही नहीं दिए और उस पर अपना राज रखा। अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो 1883 में जब नेपाल और तिब्बत के बीच में युद्ध की संभावना बन रही थी, तब नेपाल ने ब्रिटेन से हथियार की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके बदले नेपाल से और गोरखा कमांडर्स की मांग की। तो इससे इतना तो समझा जा सकता है कि नेपाल के एक्सटर्नल अफेयर्स में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का बड़ा हाथ था। इसके बाद राणा राजवंश में चंद्र शमशेर राजा बने, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को हथियार के बदले गोरखा कमांडर्स देने का सौदा मंजूर कर लिया और इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद पहले विश्व युद्ध में भी की, जिसमें करीब 55,000 नेपाली सोल्जर्स इन्होंने वर्ल्ड वॉर में भेज दिए। इस मदद ने दोनों की दोस्ती को और बढ़ा दी और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए 1923 में नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी में पहली बार अंग्रेजों ने खुलकर माना कि नेपाल पूर्ण रूप से आजाद है। तो अब आखिर में आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिशर्स ने नेपाल को कभी भी कब्जे में क्यों नहीं लिया। अगर आम भाषा में समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी अंग्रेजों को नेपाल पर कब्जा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से ही सही नेपाल अंग्रेजों के अधीन था। अब एक सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर नेपाल ने भारत के नेताओं को धोखे से मारकर सही किया या फिर नहीं, और कैसा लगा आपको नेपाल का ये इतिहास, ये भी जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।